Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin Naz. I'm from MK Preparations और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एजुकेशनल टेस्टिंग मेजरमेंट, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड लेसन प्लानिंग। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो एक मेजर टॉपिक पेडागोजी के सब टॉपिक्स हैं। उससे पहले हम ऑलरेडी 2 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। तो आज हम एजुकेशनल टेस्टिंग मेजरमेंट को, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को और लेसन प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स का जो मटेरियल है वो B.Ed, M.Ed और MA एजुकेशन की बुक्स से लिया गया है। एंड MK प्रिपरेशंस का जो चैनल है, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। जैसे कि अभी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर द एजुकेटर्स, लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स और SST। और इन सब में जो पेडागोजी का पोर्शन है स्पेसिफिकली उसकी प्रिपरेशन के लिए अलग से सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। कुछ सेशंस जो है वो कंटिन्यू है एंड कुछ सेशंस इस मंथ के एंड पे स्टार्ट होंगे। तो आप उन सेशंस में एनरोल होने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द गिवन नंबर जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को प्रॉपरली। कंटेंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, इट इंक्लूड्स द बेसिक्स ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, planning for effective teaching, steps of lesson planning, taxonomies of learning objectives, specifically Bloom's taxonomy, domains of learning objectives, and important questions at the end, जो कि different past papers से लिए गए हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बेसिक्स ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग। एजुकेशनल टेस्टिंग एलिमेंट्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है जी टेस्ट। टेस्ट जो है बेसिकली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, यानी ये कुछ सवालात होते हैं और स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, उनका जवाब देना होता है। अब स्टूडेंट्स 2 मेथड यूज कर सकते हैं, ऑरली भी वो जवाब दे सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी, यानी किसी क्वेश्चन का लिख कर भी वो आंसर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज द मेजरमेंट। जब स्टूडेंट्स टेस्ट को अटेम्प्ट कर देते हैं देन वो टेस्ट जो है वो टीचर्स के पास आता है फॉर इवेलुएशन। तो टीचर्स जो है सबसे पहले उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो मार्क्स या जो स्कोर्स उनको अलॉट किए जाते हैं उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद आ जाता है जी असेसमेंट। अब इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट किया है उसके रिजल्ट को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट का जो भी उसकी स्कोरिंग है, जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसकी बेस पे हम ये जज करते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसने इस पूरे सेशन में क्या स्टडी किया है। यानी उसका जो बेसिकली असेसमेंट में हम एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट ने उसको कितना समझा है, ठीक है? एंड उसका रिजल्ट क्या है बेसिकली। और देन इवैल्यूएशन में हम उसकी जो ओवरऑल पूरे सेशन की परफॉर्मेंस है कि उसने उस टॉपिक को कितना समझा और उसकी बेस पे उसका रिजल्ट क्या है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाया है इस टॉपिक को, या फिर एवरेज है, या फिर बहुत पुअर कंडीशन है स्टूडेंट की। तो इसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। देन टाइप्स ऑफ टेस्ट्स बाय द मेथड। तो हमारे पास रिटन टेस्ट हो सकता है। रिटन टेस्ट में हम रिटन फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स, यानी क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को दिया जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चंस मेंशन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और स्टूडेंट हैज़ टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन रिटन फॉर्म एज वेल। देन ऑरल टेस्ट है। ऑरल टेस्ट में स्टूडेंट को जो है वो ऑरली यानी बोल कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को आंसर भी बोल के ही करना होता है। परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल टेस्ट, इसमें स्टूडेंट को परफॉर्म करना होता है। कोई भी उसको प्रैक्टिकल दिया जाता है, अलॉट किया जाता है एंड देन स्टूडेंट उसको परफॉर्म करके हमें दिखाएगा। कंप्यूटर अडेप्टेड टेस्ट ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर्स की स्किल को यूज़ करके आंसर किए जाते हैं। यानी जो भी आपका क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर के अंदर फीड किए जाते हैं एंड देन क्वेश्चंस अपीयर होते हैं और स्टूडेंट उनको आंसर करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हैं बाय मेथड कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। देन टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हैं बाय पर्पस। तो फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जो बहुत एक्सपर्ट्स या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टीचर्स उसको बना रहे होते हैं, स्पेशलिस्ट्स इसको कंडक्ट करवाते हैं टेस्ट को, ठीक है?
उसमें जितना भी मटेरियल होता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स और ये जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं या हेड टीचर्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो उनको बनाते हैं। एंड देन होता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टीचर मेड टेस्ट। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो हेड टीचर्स, ठीक है, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं बनाते, बल्कि एक क्लास टीचर बनाता है, ताकि वो ये जज कर सके कि उसके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इस वक्त क्या है क्लासरूम में, ठीक है। देन है टाइप्स ऑफ टेस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग और क्वांटिफिकेशन। तो ये इन बेसिस पे होती है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी, ठीक है, हम उसको कैसे जज कर सकेंगे। तो फर्स्ट वन है जी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है इनमें कन्वर्जेंट रिस्पॉन्स होता है, यानी स्टूडेंट को सिर्फ एक ऑप्शन चूज करनी होती है, ठीक है। सिर्फ ये कन्वर्ज का मतलब होता है एक सिंगल पॉइंट या जो एक सिंगल चीज है, ऑब्जेक्ट है, उसने उसको पिक करना है, ठीक है। और इसमें फर्दर ये 2 टाइप्स के होते हैं। सप्लाई टेस्ट जो हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स या शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में होते हैं। और इसमें सिर्फ एक आपने जो वर्ड है उसको चूज़ करना है एज़ द आंसर। एंड देन है हमारे पास सिलेक्शन टाइप टेस्ट। सिलेक्शन टाइप टेस्ट जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू और फॉल्स होंगे या कॉलम मैचिंग, ठीक है। तो इन सब में भी जो आंसर होता है बेसिकली वो एक वर्ड ही होता है, डिफरेंट तरीकों से इसको अटेम्प्ट किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास डैश इज द बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें सेल, ठीक है, सिंपली सेल आपने उसके अंदर फीड करना है। इसी को अगर हम शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट करें, विच थिंग इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसके लिए भी सिंपल वन आंसर है कि सेल। देन हमारे पास सिलेक्शन टाइप टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होंगी, जो आपकी सुइटेबल ऑप्शन है वो है सेल। इसी तरीके से हम ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं दैट आइदर द सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स की ऑप्शन मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम ट्रू करेंगे, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से कॉलम मैचिंग हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं कन्वर्जेंट होते हैं, इनमें जो रिस्पॉन्स होता है वो एक सिंगल पॉइंट तक ही लिमिटेड होता है। देन आ जाते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। तो ये डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स होता है, इसमें स्टूडेंट को सिर्फ एक वर्ड में आंसर नहीं करना होता बल्कि उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और फर्दर ये 2 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है, और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एंड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में उसको शॉर्टली आंसर करना होता है, एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे आपको पूछा जाता है व्हाट इज सेल, तो सिर्फ उसको डिफाइन करना है, ठीक है। एंड देन पूछा जाए कि व्हाट इज सेल और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें, तो देन वो एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होता है। इसमें आपको टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना होता है, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी देखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग और क्वांटिफिकेशन। नाउ टेस्ट्स बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। कुछ होते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट्स। तो ये ऐसे टेस्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए बनाए जाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो अबव एवरेज है, कौन एवरेज है और कौन जो है वो बिलो एवरेज है। देन क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट, ये वो टेस्ट्स होते हैं जो हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बनाते हैं अगेंस्ट सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। स्टेप्स ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे पहले होता है हमारे पास, अगर हमने टेस्ट को बनाना है तो पहले उस टेस्ट का पर्पस क्या है, ठीक है। एंड देन जो उसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि लर्निंग आउटकम्स यानी उसका रिजल्ट क्या होगा। हमें उस टेस्ट के रिजल्ट को या जो स्टूडेंट की आंसर शीट है उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। एंड देन उसके बेसिक टॉपिक्स जो उस टेस्ट में इंक्लूड करने हैं, कवर करने हैं, वो हमें आउटलाइन करने चाहिए। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करना चाहिए। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक ऐसा टेबल होता है जिसमें पूरा जो सिलेबस होता है उसको डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है। एंड देन इन सब टॉपिक्स में से ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन हम क्वेश्चंस को पिक करते हैं, ठीक है। नाउ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट। तो ये ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्ट कहलाता है, ठीक है। टीचर्स इसको यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग द टेस्ट और टेस्ट आइटम्स। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका मकसद ये होता है
कि हमारे पास जो एंटायर कोर्स है, जो सिलेबस है, उसमें से हम इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चूज़ कर सकें ताकि हमारा हर टॉपिक उसके अंदर कवर हो, ठीक है? हमें ये आइडिया हो कि स्टूडेंट की हर टॉपिक के ऊपर कमांड है, ठीक है? और इससे हम पूरे जितने भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स हैं, उनको ईज़िली जज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो शॉर्टली बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास ऑन वन साइड हम डोमेन्स यानी हम अपना जो पूरा सिलेबस है उसको डिवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ठीक है? और उसके बाद जो है वो हम ऑन द अबव साइड हम मेंशन कर सकते हैं अपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो पॉइंट्स हैं, उनको हम मेंशन कर सकते हैं। सो एक साइड पे ऑन द लेफ्ट साइड हम अपने पूरे चैप्टर को यानी जो हमारा एंटायर सिलेबस है, उसकी हमने डिवीजन्स की हुई हैं, उनको हम मेंशन करेंगे, ठीक है? अगर चैप्टर्स हैं तो चैप्टर्स को मेंशन करेंगे और एक साइड पे जो हम हमारे पास लेवल्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, उनको हम मेंशन कर लेते हैं। देन फॉर एग्जांपल हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, तो उसमें से अगर हमें एक टेस्ट बनाना है 50 मार्क्स का, ठीक है? तो नॉलेज बेस्ड चैप्टर नंबर 1 से हम 3 क्वेश्चंस लेंगे, कम्प्रीहेंशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की बेस पे 3 लेंगे, एप्लीकेशन की बेस पे 1, एनालिसिस की बेस पे 1, सिंथेसिस की बेस पे 1 और इवैल्यूएशन की बेस पे 1। तो इस तरह 10 क्वेश्चंस हम चैप्टर नंबर 1 से उठाएँगे। एंड देन हमारे पास एंटायरली अगर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस लेने हैं तो चैप्टर नंबर 1 से 3, 2 से 2 एंड 3 से 2, चैप्टर 4 से 2, चैप्टर नंबर 5 से 1 तो इस तरह से सो ऑन 10। तो हमें इसको इस तरह से बनाना होता है कि हमारे पास दोनों साइड से अगर हम काउंट करें तो आंसर हमारा 50 आए, ठीक है? तो इसमें हम टाइम मैनेजमेंट भी देखते हैं। कंप्लीट ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है जिसमें हमारे पास डिवीजन होती है हमारे सिलेबस की, ठीक है? टॉपिक्स की, उनके सब टॉपिक्स की एंड देन हमारे पास लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हैं। तो इन सबको कंसीडर करते हुए हम इज़िली एक प्लान बना सकते हैं जिसमें हम हर चैप्टर को देखेंगे। हर चैप्टर में से उस टेस्ट के अंदर मटेरियल ऐड करेंगे और हर लेवल का हम उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। नाउ स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तो जब हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को बनाना है तो हमें अपने जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? जो ऑब्जेक्टिव्स हमने उस वक़्त असेस करने हैं, जो हम मेज़र करना चाहते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की बेस पे वो हमें पता होना चाहिए। देन हमने उसमें जो नंबर ऑफ डेज़ या आवर्स जो हमें रिक्वायर होते हैं टॉपिक को कवर करवाने के लिए वो भी मेंशन करने होते हैं, ठीक है? एंड देन हमारे पास जो टाइम हमने एलोकेट करना है स्टूडेंट्स को फॉर द अटेम्प्टेशन ऑफ द टेस्ट्स उसको भी हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो ये सारे हमारे पास स्टेप्स होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। नाउ टाइप्स ऑफ द इवैल्यूएशन तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं इवैल्यूएशन की। फर्स्ट वन है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये वो इवैल्यूएशन होती है किसी भी स्टूडेंट की जो हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब वो किसी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, तो उससे पहले एक छोटा-सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है ताकि स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में पता चल सके, ठीक है? तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहलाती है। आफ्टर दैट इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन जो है हम अगर क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? और प्ले प्रॉपर तरीके से हम उसका जो है वो कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट का, तो उससे पहले अपना टॉपिक बता के देन उस टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट का रिव्यू लिया जाता है ताकि ये आइडिया हो सके कि उसके बारे में स्टूडेंट्स कितना जानते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है? ये हम कुछ लर्निंग समझने के लिए स्टूडेंट की हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। देन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है जब हम अपनी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, टीचर्स इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट कर देते हैं और किसी टॉपिक को समझाना स्टार्ट करते हैं, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को समझने के लिए कि उसको कितना समझ आ रहा है, ये देखने के लिए, ये जज करने के लिए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन हम उससे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। देन बेंचमार्क इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होती है जिसमें टीचर एक टॉपिक को कंप्लीट करवाने के बाद उस पूरे टॉपिक के ऊपर जो है वो समरी लिखवाता है या ब्रीफली उसके उसके बारे में जानना चाहता है स्टूडेंट से, तो दैट विल बी नोन एज द बेंचमार्क इवैल्यूएशन। देन इज द सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर है, यानी जब
सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया है, एंटायर कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये देखने के लिए कि स्टूडेंट ने इस पूरे सेशन में कितना लर्न किया है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट्स और एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। दैट विल बी नोन एज़ द सम्मेटिव इवैल्यूएशन। नाउ टाइप्स ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो फर्स्ट टाइप है जी ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम, जिसमें हम सिर्फ पोजीशंस अलॉट करते हैं। जो स्टूडेंट्स जिनके सबसे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो उसको हम फर्स्ट पोजीशन, उससे कम मार्क्स वाले को, यानी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने आउट ऑफ 190 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। सेकंड वाले के 85 हैं तो सेकंड है, देन उसके बाद 80 हैं तो उसकी थर्ड पोजीशन होगी। इसी तरीके से हम ग्रेड्स भी अलॉट करते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स वाला है उसके लिए ग्रेड ए, देन बी एंड देन सी। उसके बाद पास और फेल सिस्टम होता है, जिसमें सिंपली हमने कुछ क्राइटेरिया रखा होता है कि आउट ऑफ 100 हमारे पास जो है वो 50% वाला पास होगा और उसके बाद बाकी सब फेल। और उससे बिलो वाले जो है वो फेल। तो अगर 50% स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो वो पास की कैटेगरी में है, और उससे बिलो हैं तो वो फेल की कैटेगरी में है, ठीक है? टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग के लिए एक होती है परसेंट ग्रेडिंग, जिसमें हम परसेंटेज की बेस पे ग्रेडिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है? और यानी 90% और 80% सिर्फ मार्क्स नहीं बताए जाते, उनकी परसेंटेज जो है वो बताई जा रही होती है। देन नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग। नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग जो है ये ऐसी ग्रेडिंग है जो हम क्लासमेट्स, जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में बैठे हुए, उन सब की आपस में कंपेयरिंग उनके ग्रेड्स की आपस में कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है? यानी इसमें हमारे पास जो है वो रिलेटिव ग्रेडिंग आ जाती है कि इसमें हम मैक्सिमम नहीं बता रहे होते, स्टूडेंट्स की आपस में जो है वो रिलेटिव ग्रेडिंग बताई जा रही होती है। देन क्राइटेरिया रेफरेंस्ड ग्रेडिंग, ये वो ग्रेडिंग है जो स्टूडेंट्स के प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर करके बताई जा रही होती है, ठीक है? यानी अभी उनके पास उनके कितने ग्रेड्स हैं इस एग्ज़ाम में, और इससे पहले एग्ज़ाम में उनके कितने ग्रेड्स थे, तो कंपेयर करके बताई जा रही होती है। एंड देन अगेन एट द एंड पास और फेल ग्रेडिंग होगी। ना टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। तो एक होता है हमारे पास वर्किंग पोर्टफोलियो। वर्किंग पोर्टफोलियो जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क सैंपल्स ऑन द इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, ठीक है? इन अ स्टूडेंट्स सेल्फ इवेल्युएटेड स्किल्स, जिसमें स्टूडेंट का जितना भी वर्क होता है, उसका जितना भी उसकी रिपोर्ट है, ठीक है, उसका जितना भी काम है, उस सबको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है? उसका एक रिकॉर्ड रखा होता है हमने, दैट इज नोन एज द वर्किंग पोर्टफोलियो। एंड शोकेस पोर्टफोलियो, जो स्टूडेंट के वर्क में से बेस्ट वाला वर्क होता है, ठीक है? उसकी कलेक्शन को हम कहते हैं शोकेस पोर्टफोलियोज़। नाउ रिड्यूसिंग द टेस्ट एंग्जायटी। सो वी ऑल नो वेरी वेल, जितने भी टीचर्स हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है वो टेस्ट की एंग्जायटी यानी परेशानी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए न स्टूडेंट्स को कौन-सी जो है वो टर्म्स यूज़ करनी चाहिए। फर्स्ट वन तो ये कि अवॉइड द सोशल कंपैरिजंस अमंग द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स जो हैं उनको आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि फलां स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? इन सब को रिड्यूस करना चाहिए। गिव मोर रेदर देन फेवर क्विजेस एंड टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए, ठीक है? क्विज अटेम्प्ट करने चाहिए। एंड देन टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले उसके जो कंटेंट्स हैं और जो प्रोसीजर्स हैं वो क्लासमेट्स को आपस में डिस्कस करने चाहिए। एंड देन जो टीच टेस्ट टेकिंग स्किल्स एंड गिव एम्पल टाइम। जो टेस्ट टेकिंग स्किल्स होती हैं कि एक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का प्रोसीजर क्या है, टेस्ट किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी इसकी पेपर प्रेज़ेंटेशन कैसी होगी, इन सब के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो एंग्ज़ायटी को कंट्रोल कर सकते हैं। देन प्लानिंग फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग की प्लानिंग के लिए हमारे पास व्हाई डू टीचर्स नीड लेसन प्लान्स? सो व्हाई डू टीचर्स नीड लेसन प्लान्स? टीचर्स को लेसन प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जैसे ही वो क्लास में एंटर हों, उन्हें पता हो कि उन्हें किस टॉपिक को स्टार्ट करना है, किस वे में स्टार्ट करना है और उस टॉपिक में किन-किन पॉइंट्स पे फ़ोकस करना है, क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, ठीक है? और उसको ख़त्म कैसे करना है, एंड कैसे करना है। ताकि एक लेक्चर को वो स्मूथली लेके चल सकें। सो दैट्स व्हाई टीचर्स जो हैं उनको लेसन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर टीचर्स ही लेसन प्लानिंग नहीं करेंगे देन उन्हें स्टूडेंट्स के सामने एम्बैरेसमेंट फ़ील होगी अगर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करते हैं और टीचर्स उसको आंसर नहीं कर पाते। सो
बेनिफिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, हमारे पास लेसन प्लानिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि एक टीचर जो है उसको उसको किस टॉपिक को पढ़ाना है उसकी चॉइस के बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्लासरूम में क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है, उनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, उन एक्टिविटीज के लिए किस मटेरियल की जरूरत है, ठीक है। और हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इन सब के बारे में टीचर जो है वो उसको आइडिया हो जाता है। यानी उसको अपना जो नॉलेज है वो भी इवैल्यूएट करने का आइडिया होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है टीचर को, तो उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के रूल्स टीचर जो है वो क्लासरूम में जाने से पहले समझेगा, ठीक है। और अगर कोई एक ऐसा न्यू वर्ड है, एक ऐसी वोकैब्युलरी है जिसके बारे में इसको नहीं आइडिया, ठीक है, तो न्यू वोकैब्युलरी या न्यू वर्ड जो है उसको प्रोनाउंस करना टीचर पहले से सीख के जाएगा। ओके, इससे टीचर का जो है वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। अगर टीचर ने अपना लेसन प्लानिंग की हुई है, अपने टॉपिक के ऊपर उसके उसको कमांड है, तो देन वो उसको एक्सप्लेन कर सकेगा अच्छे तरीके से, ठीक है? और स्टूडेंट्स उसको एडमायर करेंगे एंड देन क्लास में एंटर होते ही उसको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। टीचर को डिफरेंट तरह की यूज़लेस एक्टिविटीज़ में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी टीचर की कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं होंगी कि अपनी बुक्स ओपन करें, अपनी फ़ोटोकॉपीज़ ओपन करें, ठीक है? और उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट उसको क्या स्टेप लेना है। एंड देन जो लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग बेसिकली एक इंस्टीट्यूट के जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी रिक्वायर करते हैं टीचर से कि टीचर के पास उनका लेसन प्लान मौजूद हो ताकि वो किसी भी टाइम पे ये चेक कर सकें कि टीचर ने कितना सिलेबस कवर करवाया है और टीचर की क्या परफॉर्मेंस है क्लासरूम में, ठीक है। तो टीचर्स की जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस होती है उसका एविडेंस यानी उसका एक सबूत है उनका लेसन प्लान। ओके जी, गाइडलाइंस फॉर द लेसन प्लानिंग। तो हमारे पास बिफोर द लेसन एक टीचर को क्या करना चाहिए? एक यूनिट को केयरफुली यानी बहुत एहतियात से रीड करना चाहिए, ठीक है? उस पूरी बुक में या नोट्स में जितने भी न्यू वर्ड्स हैं, उनको नोट डाउन करना चाहिए। देन उस यूनिट के एंड पे जो टास्क्स या एक्सरसाइज़ेज़ दी गई हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स टीचर को जो है वो नोट डाउन करने चाहिए, ठीक है? एंड देन एक यूनिट के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो डिटेल्स डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट सोर्सेज़ से कलेक्ट की हैं, तो उन सोर्सेज़ के बारे में भी मेंशन करना चाहिए उसको, ठीक है? तो देन ये हमारे पास जो है वो सब उसके एक बिगिनिंग पॉइंट्स होते हैं, ताकि वो लेसन को स्टार्ट करने से पहले उसको इस तरीके से प्लान कर सके। ड्यूरिंग द लेसन यानी आप क्लासरूम में एंटर हो चुका है टीचर, ठीक है? तो उसको एक स्माइली फेस के साथ एंटर होना चाहिए, ठीक है? बहुत रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए टीचर का। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी हो और उसकी जो है वो वर्ड्स भी ऐसे हों जो कि स्टूडेंट के लिए एक वार्म वेलकम हो, ठीक है? एंड देन क्लास में एंटर होते ही अपना जो ऑब्जेक्टिव है जो उसका टॉपिक है उसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है? एंड ये नहीं है कि टीचर्स के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो लेसन प्लान को एज़ इट इज़ ही फॉलो करें, ठीक है? ये स्टूडेंट के कैलिबर और स्टूडेंट के बिहेवियर के ऊपर, स्टूडेंट के मूड के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। क्लासरूम में जैसे ही एक टीचर एंटर होता है, तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट देखकर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देखकर देन उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? ओके एंड ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट ह्यूमरस मटेरियल भी वो ऐड अप कर सकता है टीचर अपनी डेली बेसिस की रूटीन से कुछ एग्जांपल्स उठा के जिससे स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग भी लें अपने टॉपिक को, ठीक है? और उन्हें समझने में भी आसानी हो। देन एट द एंड आफ्टर द लेसन अब क्या करना चाहिए जी? जितना भी सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है अपने फ़ाइल के अंदर उसको स्टोर करना चाहिए, ठीक है? अपने लेक्चर वो लेक्चर कैसा गया है, यानी बहुत अच्छा था या एवरेज था या पुअर था अब तो उसकी बेस पे उसको जज करना चाहिए अपने लेसन को टीचर को, ठीक है? एंड देन पूरी क्लास में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या स्टूडेंट्स के वर्क को कैसे करेक्ट किया, क्या-क्या करेक्शंस थी, ठीक है? या खुद अगर बोर्ड पे लिखा है, कुछ कुछ एक्सप्लेन किया है, तो उसमें अगर कुछ गलत बोला है या कुछ गलत लिखा है बोर्ड पे, तो उसको कैसे रेक्टिफ़ाई करना है। इन सारी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना चाहिए, एज़ वेल एज़ उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए
स्टूडेंट्स ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, ठीक है? या उसको एक्सप्लेन करते हुए टीचर के माइंड में क्या-क्या क्वेरीज़ आ रही थी, ये सब कुछ डिस्कस करना चाहिए अपने कोलीग से। स्पेसिफिकली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंग्लिश का टीचर है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे इंग्लिश के टीचर से डिस्कस करे। एक बायोलॉजी का एक टीचर है, तो वो उस टॉपिक को समझाने के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी, क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स ने पूछे, उनको वो अपने बायोलॉजी के ही कोलीग से डिस्कस करें ताकि इनको समझने में आसानी हो और ये जो नॉलेज है वो बाकी कोलीग्स तक भी स्प्रेड हो। ओके जी, स्टेप्स ऑफ द लेसन प्लानिंग। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जी क्रिएटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। नो योर ऑब्जेक्टिव। नो योर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जब हमने एक लेसन प्लान करना है, ठीक है? तो हमारे पास जो उस लेसन प्लानिंग का गोल है, जो टॉपिक है, वो एट द टॉप लिखा होना चाहिए और वो सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है? और इसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर्स दैट एनेबल ईटिंग, ब्रीदिंग, मूविंग एंड थ्राइविंग। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सप्लेन करना है किसी एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर्स को, फॉर एग्जांपल हमने ईटिंग को या ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करना है, ये टॉपिक्स हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है? एक टीचर एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो देन वो इसको मोर इंटरेस्टिंग बना सकता है। थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के बाद जो है कुछ वीडियो गेम्स, ठीक है? कुछ वीडियोज़ और कुछ गेम्स या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी वो प्रेज़ेंटेशन दे सकता है स्टूडेंट्स को। देन एड्रेस अ वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। ओके, अब हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हमें उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ता है। एक क्लासरूम में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सबका मेंटल लेवल और कैलिबर डिफरेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो दे कांट सिट थ्रू अ 25 मिनट वीडियो, यानी वो इस तरह से बाउंड नहीं, आप उनको बाउंड नहीं कर सकते कि वो पूरे 25 मिनट्स की वीडियो अगर आप उन्हें दिखाना चाह रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, कुछ एनिमेशन दिखाना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उन्हें बाउंड नहीं कर सकते कि वो 25 मिनट्स की वीडियो बैठ के देखें और देन उसको समझें भी, ठीक है? उनका जो टाइम है 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 25 मिनट्स की वीडियो को देखें और समझें, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अगर आप उनको 2 पेजेज़ रीड करने के लिए या 3 पेजेज़ रीड करने के लिए कह रहे हैं, ताकि वो उसको समराइज़ कर सकें, तो कुछ तो कर पाएँगे ऐसा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? तो हर स्टूडेंट का जो है वो अपना कैलिबर होता है। तो हर स्टूडेंट जो है वो एक टॉपिक को डिफरेंट तरीके से लर्न करता है। कुछ जो है वो देखकर उसको लर्न करते हैं, ठीक है? एंड कुछ सुनकर उसको लर्न करते हैं और कुछ प्रैक्टिसिंग से यानी प्रैक्टिकली उसको लर्न करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का जो है वो कैलिबर डिफरेंट होता है। सो दैट्स व्हाई हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो लर्निंग स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। नाउ प्लानिंग आउट द स्टेजेस। तो स्टेजेस क्या होनी चाहिए हमारे पास लेसन प्लानिंग के लिए? सबसे पहले वार्म देम अप, यानी क्लासरूम में एंटर होते ही रूड बिहेवियर शो नहीं करना, ठीक है? स्टूडेंट्स ब्रेन्स आर नॉट प्राइम्ड येट फॉर द कंटेंट, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टीचर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि टीचर आते ही अपने टॉपिक का नाम बताए और उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई हमें अगर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करना चाहिए, ठीक है? उन्हें गुड मॉर्निंग बोलें, उन्हें जो है वो देन आप अटेंडेंस मार्क करें, स्टूडेंट्स को कुछ टाइम दें अपने प्रीवियस लेक्चर्स को, टॉपिक्स को रिवाइज़ करने का एंड देन एट द एंड आप उसको स्टार्ट करें अपने टॉपिक को, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो हम उनका वार्म वेलकम कर सकते हैं। देन प्रेज़ेंट द इन्फॉर्मेशन, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें। Theoretically भी और through video, through a song or text or through any other method that you want to explain. And then check their work and assess their progress. यानी at the end of the lecture आपने students ने जो भी उसको note down किया है अपने lecture को, ठीक है? उन्होंने जो भी समझा है, तो एक टीचर जो है उसको ये चाहिए कि अपने क्लासरूम में रैंडमली स्टूडेंट्स को उठाए और उन्हें उस दिन के लेसन को ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, समराइज़ करने के लिए कहे। देन उनके जो नोट डाउन किए हुए लेक्चर्स हैं, उनको असेस करे, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करे, ठीक है? देन कुछ टाइम उन्हें क्वेश्चनिंग करने के लिए भी दें, ताकि स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज़ हैं, वो क्लियर अप हो सकें। ओके जी, नाउ एट द एंड विल डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमीज़ ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है?
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी एक्चुअली? टैक्सोनॉमी इज़ टू क्लासिफाई, कैटेगराइज़ एंड मेक ग्रुप्स एंड डोमेन्स ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना, उसके लेवल्स बनाना बेसिकली, उसको कैटेगराइज़ करना, उसके ग्रुप्स बनाना और डोमेन्स बनाना, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और जब हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैटेगराइज़ करते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ग्रुप्स या डोमेन्स बनाते हैं, ठीक है? और ये सब जो डोमेन्स हम बनाते हैं, ये स्टूडेंट की कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को देखकर बनाया जाता है, ठीक है? तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो टर्म है, ये डेवलप करवाई थी बेंजामिन ब्लूम ने इन 1950s टू डील विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके जी, नाउ डोमेन्स ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको डिवाइड किया हुआ है 3 डोमेन्स में। अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमी, अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। So the first one is cognitive domain. ओके, कॉग्निटिव डोमेन जो है इट डील्स विद द इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है? इसमें होता क्या है, हमारे पास ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स विल गेन नॉलेज एंड विल अंडरस्टैंड थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसेस, ठीक है? यानी मेंटल प्रोसेस है, स्टूडेंट्स अपने दिमाग को यूज़ करेंगे इसमें और वो नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है? उसको समझेंगे अच्छे तरीके से थ्रू एक्सपीरियंस, यानी प्रैक्टिकली भी उसको परफॉर्म करके एंड थ्रू सेंसेस, अपनी सेंसेस को यूज करके, ओके? और यूएस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था एक बेंजामिन ब्लूम, इसने 1956 में कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स जो हैं वो हमें प्रेजेंट किए थे, ओके? So these 6 levels of cognitive domain includes the knowledge, comprehension or understanding, application, analysis, synthesis, and evaluation. तो as you can see here in the diagram, नॉलेज जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन जो है वो हमारे पास ये मोस्ट हाईएस्ट और कम्प्लेक्स, लास्ट और कम्प्लेक्स और हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है? तो असेंडिंग ऑर्डर है इनका फ्रॉम डाउन टू दी, फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप। तो द फर्स्ट वन इज नॉलेज। नॉलेज क्या है जी? नॉलेज है टू रिकॉल और रिमेंबर द इंफॉर्मेशन, यानी एक टीचर स्टूडेंट को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसे याद करना, उसे याद रखना, उसे उस टाइम पे याद करना और फ्यूचर के लिए उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना, इसको हम कहते हैं नॉलेज, ठीक है? इसके कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं जैसे डिफाइन, रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड, नेम, रिकॉल, रिलेट और लिस्ट। ये सब एक्शन वर्ब्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि समटाइम्स आपको एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि नॉलेज के लिए कुछ एक्शन वर्ब्स जो हैं वो कौन से हैं। तो स्टेटमेंट जो आपको ऑप्शंस दी गई होंगी, उन ऑप्शंस में से इन सब में से कोई भी मेंशन की हुई ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगी। नाउ सेकंड लेवल है हमारे पास कंप्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या है जी, हमारे पास स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो समझ सकें। पहले हमारे पास सिंपल था नॉलेज, जिसमें सिर्फ उनका याद करना आ जाता है, ठीक है? लेकिन कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग आ जाती है कि वो किसी चीज़ को समझें, ठीक है? यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेल के बारे में अगर हम बताते हैं स्टूडेंट्स को, ये सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर वो इस स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं, तो ये उनका नॉलेज है। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता है कि सेल क्या है, सेल के अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, सेल के बगैर लाइफ नहीं होती, तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका कम्प्रीहेंशन लेवल है। तो इसमें हम ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, वन फॉर्म से अदर फॉर्म में। स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को रीऑर्डर करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है? और अपने नॉलेज को समराइज़ करते हैं और उसको फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके लिए जो एक्शन वर्ब्स हैं दीज़ आर डिस्क्राइब, कंपेयर, कंट्रास्ट, रिफ्रेज़, रीस्टेट और डिस्कस। नाउ द एप्लीकेशन। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपने नॉलेज को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को न्यू सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करें जो रियलिटी में वो फेस करते हैं, ठीक है? यानी हमारे पास कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है या कोई भी मेथड है या कोई भी लॉ या थ्योरी है,
तो उसको एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करना, यानी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम उन्हें फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको सॉल्व करने के लिए वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को, लॉज़ को और थ्योरीज़ को यूज़ करें, तो दैट विल बी नोन एज़ एप्लीकेशन। इसके लिए जो एक्शन वर्ब्स यूज़ होते हैं, दीज़ आर इंटरप्रेट, अप्लाई, क्लासिफाई, चूज़ एंड राइट एग्ज़ाम्पल। नाउ एनालिसिस, ओके जी। तो एनालिसिस में क्या होता है, स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है, उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, ठीक है? और देन उसको समझें, उसके स्ट्रक्चर को समझें और उसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो उसके लिए जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, दीज़ आर डिस्टिंग्विश, एनालाइज़, डिफरेंशिएट, कैलकुलेट, एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, कंपोज़ एंड क्रिटिसाइज़। नाउ सिंथेसिस, तो सिंथेसिस एक ऐसा लेवल है जिसमें स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि अपने प्रीवियस 4 लेवल से उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है, ठीक है? उससे वो कोई नया आइडिया बना सकते हैं। यानी उन्होंने प्रीवियस जितने भी आइडियाज़ स्टडी किए हैं, ठीक है? उन सब आइडियाज़ को वो कलेक्ट करेंगे और उससे न्यू इन्फॉर्मेशन या नया आइडिया डेवलप करेंगे, ओके? तो उसके लिए जो एक्शन वर्ब्स हैं वो है प्रेडिक्ट, प्रोड्यूस, राइट, डिज़ाइन, डेवलप, कंस्ट्रक्ट एंड हाउ टू इम्पोज़, ठीक है? यानी 1 या 2 आइडियाज़ को कंबाइन करके एक नया आइडिया बनाना, कुछ नया सीखना, ठीक है? कुछ नया डिस्कवर करना। नाउ इवैल्यूएशन, तो 1956 की जो टैक्सोनॉमी है, उसके अकॉर्डिंग तो इवैल्यूएशन लास्ट और हाईएस्ट लेवल है। लेकिन रिवाइज़्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है, तो रिवाइज़्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में सिंथेसिस या जो क्रिएशन है, वो लास्ट होता है स्टेप। सो इवैल्यूएशन में क्या होता है हमारे पास कि जो स्टूडेंट्स हैं, दे नो अबाउट द वैल्यू ऑफ मटीरियल एंड असेस द मटीरियल, ठीक है? इसके लिए जो एक्शन वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, दीज़ आर डू यू एग्री, व्हिच इज़ बेटर, justify, support, estimate, judge, argue एंड decide। यानी इसमें हम कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, इसमें हमने असेस करना है, हमारे पास जो नॉलेज है हमारी, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जो हमने अब तक एनालाइज़ किया है, उस सब को हमने असेस करना है कि इसमें ताकि हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हुए सोचें कि हमारे लिए बेहतर क्या है, ठीक है? Okay, the new version of the Bloom's taxonomy. So Krathwohl and Anderson, they collaborated again to prepare a new version of Bloom's taxonomy. और इस न्यू वर्जन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग कुछ न्यू वर्ब्स क्रैथवोल ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं एंड दीज न्यू वर्ब्स आर रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट और सिंथेसिस, ठीक है? तो इनका असेंडिंग ऑर्डर है रिमेंबर, यानी अब नॉलेज की जगह हमारे पास रिमेंबर, ठीक है? और कंप्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंड है, देन एप्लीकेशन की जगह अप्लाई है, ओके? एंड देन उसके बाद एनालाइज़ है, एनालिसिस की जगह एनालाइज़ है और फिर हमारे पास है जी यहाँ पे एक लेवल था इनिशियली और उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास इवैल्यूएशन और उसके बाद जो है वो सिंथेसिस और क्रिएटिविटी है, ओके? नाउ इफेक्टिव डोमेन, तो इफेक्टिव डोमेन जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं, इट डील्स विद द बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है? यानी इसमें स्टूडेंट्स की इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आ जाती हैं, देयर डिग्री ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हर एक का बिहेवियर भी डिफरेंट है, हर एक का एटीट्यूड भी डिफरेंट है उस टॉपिक को लेकर। हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट्स जो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको लाइक करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स उसको डिसलाइक करेंगे, ठीक है? तो ये ऑल रिलेटेड होता है उनके इमोशंस से, उनके इंटरेस्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है। तो इफेक्टिव डोमेन में हम उनके बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट्स की बेस के ऊपर ये डोमेन जो है वो क्रिएट की गई है, ठीक है? 1964 में क्रैथ वोल ने इस डोमेन को प्रेज़ेंट किया था और इसको 5 लेवल्स में डिवाइड किया था। तो इसकी 5 लेवल्स हमारे पास हैं रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। So the first one is receiving. The receiving जो है वो सिंपल, जिसमें एक स्टूडेंट टीचर की दी हुई इंफॉर्मेशन को सुन रहा होता है, ठीक है? यानी वो इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, तो इट इज़ नोन एज़ रिसीविंग। सो इट्स अ रेडीनेस ऑफ लर्नर्स टू जॉइन अ स्पेसिफिक फिनोमेना, यानी एक स्पेसिफिक फिनोमेना या टॉपिक के ऊपर बात हो रही है और जो लर्नर है, वो सिर्फ़ उसको उस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है लर्नर, ठीक है?
इसमें एग्ज़ाम्पल है रीडिंग एंड लिसनिंग टू अ पोएम, यानी एक लर्नर का एक पोएम को रीड करना और उसको सुनना, ठीक है? जिससे उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके लिए जो एक्शन वर्ब्स यूज़ होते हैं, दीज़ आर लिसनिंग, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट। ओके जी, नाउ रिस्पॉन्डिंग। तो रिस्पॉन्डिंग इसका सेकंड लेवल है। रिस्पॉन्डिंग में एक नॉलेज को गेन करने के बाद उसको डिस्कस करना आ जाता है, जिसमें जितने भी लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लासरूम में, जो डिस्कशन हो रही है उस टॉपिक के बारे में उसके लिए, ठीक है? तो एग्जाम्पल, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट द टाइम पोइम। इसमें हम कैसे एंगेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो रिस्पॉन्ड करें, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लासरूम में डिस्कशन में। तो उसके लिए टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द लेक्चर क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड देन स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो इस तरह से उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और उनकी रिस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है? इसके लिए एक्शन वर्ड्स जो यूज़ होते हैं, दीज़ इंक्लूड द टेल एंड परफॉर्म। नाउ वैल्यूइंग। तो वैल्यूइंग में लर्नर कैन टेल द वैल्यू और वर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट और बिहेवियर, ठीक है? यानी उसको जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है उसकी वैल्यू या वर्थ समझ में आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास, रीडिंग पोएट्री इन फ्री टाइम। तो वो फ्री टाइम में फॉर एग्जांपल अगर पोएट्री उसने पोएट्री का नॉलेज है उसके पास, उसने उसको रिस्पॉन्ड भी किया है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है क्लासरूम में। देन उसके बाद थर्ड स्टेप है वैल्यूइंग, कि उसको वैल्यू करता है और फ्री टाइम में उस पोएट्री को वो रीड करेगा बैठ के, ठीक है? तो एक्शन वर्ब्स इंक्लूड द एक्सप्लेन एंड डेमोंस्ट्रेट। नाउ ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है? दे कम टू फॉर्म अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। यानी हम डिफरेंट तरह की जो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करते हैं, डिफरेंट आइडियाज को इकट्ठा करते हैं और एक कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास कि लाइब्रेरी में जाके पोएट्री को रीड करना, डिफरेंट सोर्सेस हैं पोएट्री के, इनको कलेक्ट करना, देन इनको रीड करना, ठीक है? एक्शन वर्ब्स इसमें आ जाते हैं हमारे पास, कंपेयर एंड सिंथेसाइज, यानी जो पोएट्री जो है उसको रीड करना और डिफरेंट सोर्सेज की पोएट्री को आपस में कंपेयर करना और उससे कि कोई नया आइडिया जो है वो डेवलप करवाना। नाउ करेक्टराइजेशन। तो करेक्टराइजेशन में हमारे पास एक लर्नर जो है वो इस बात को लर्न कर लेता है जो पहले 4 स्टेप्स में उसने सीखी, उसको लर्न करता है, उसको अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर इम्पोज़ करने की कोशिश करता है। यानी अब सिर्फ़ उसने जो है वो पहले 4 लेवल्स की बेस पे उसको सुन भी लिया, ठीक है? एक्टिवली पार्टिसिपेट, नॉलेज गेन भी कर लिया, रिसीव भी कर लिया, रिस्पॉन्ड भी किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया, ठीक है? उसने उसको वैल्यू भी किया, यानी उसको उसने अलग से बैठ के फ्री टाइम में रीड भी करना स्टार्ट किया, देन उसने इसको कंपेयर भी किया, ठीक है? लाइब्रेरी में जाके डिफरेंट पोएट्री के सोर्सेज़ कलेक्ट किए, उसको कंपेयर किया। अब उसको वो अपनी एक तरीके से एक प्रोफ़ेशन बना लेगा या उसको अपनी हैबिट बना लेगा और अपनी डेली बेसिस पे भी उसको जभी भी चांस मिलेगा वो पोएट्री को रीड करेगा क्योंकि उसका उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, ठीक है? इसमें एग्ज़ाम्पल आ जाती है हमारे पास, एक्सपोज़िंग सेफ्टी अवेयरनेस और प्रैक्टिसिंग कोऑपरेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। यानी जहाँ पे भी उसको चांस मिलेगा, वो अपने इस नॉलेज को स्प्रेड करेगा, ठीक है? चाहे वो ग्रुप एक्टिविटीज़ हों या कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन हो, तो वहाँ पे वो इज़िली इसको प्रेज़ेंट कर सकता है। Okay, now the last one is psychomotor domain. So, psychomotor domain is related to the muscle development and its use. It is related to coordinate the body movements. यानी जो learner है उसकी physical movements, उसकी organization, उसकी motor skills यानी उसकी muscle development, ये सब उसमें इसमें इंक्लूड होती है साइकोमोटर डोमेन में। यानी जो लर्नर है वो फिजिकली इन्वॉल्व होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करने के लिए रेडी होता है, अपनी स्किल्स को यूज़ करने के लिए रेडी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन 2 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन तो ये है कि लर्नर सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करता है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग कैसे होती है, ठीक है? सेकंड सिचुएशन ये है कि वो खुद से कंप्यूटर का कोई पार्ट है उसको ऑपरेट करेगा, ठीक है? या कोई भी मशीनरी का पार्ट है उसको ऑपरेट करेगा। तो ये उसकी जो है वो साइकोमोटर डोमेन है। एक सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना, ठीक है? वो प्रीवियस डोमेन्स में आ जाता है और दूसरा ऑब्ज़र्व करना और उसको समझना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना, ये प्रीवियस डोमेन्स में आता है, कॉग्निटिव में और अफ़ेक्टिव में। साइकोमोटर डोमेन में आता है कि अब खुद से वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके कैसे उसको सॉल्व करेगा, ठीक है? उस मशीनरी के पार्ट को कैसे ऑपरेट करेगा। तो इट वाज़ प्रेज़ेंटेड बाय सिम्पसन इन 1972 और उसने हमें इसके 7 जो लेवल्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं।
7 levels of psychomotor domain. So the first one is perception, then set, then guided response, then mechanism, then complex overt response, and adaptation and origination. तो सबसे फर्स्ट वन है परसेप्शन। इसमें लर्नर जो है वो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करता है ताकि जो भी किसी नॉलेज कोई भी टॉपिक है उसकी अवेयरनेस उसको हो सके, उसका नॉलेज वो गेन कर सके। देन सेट है, तो लर्नर जो है वो इस टाइम पे मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली रेडी है कि वो काम करे जिसके बारे में उसको अवेयरनेस दी गई है, ठीक है? देन गाइडेड रिस्पॉन्स ये है कि वो किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम करेगा, ठीक है? एक सुपरवाइज़र है जो है वो अपनी स्किल्स उसको शो करेगा एंड देन लर्नर उसको फ़ॉलो करेगा, ठीक है? यानी उसको कॉपी करेगा और उससे कुछ सीखेगा। देन मैकेनिज़्म ये है कि अब गाइडेड रिस्पॉन्स में जो चीज़ उसने सीखी थी, टीचर को कॉपी किया था, अब मैकेनिज़्म में वो उस स्किल को यूज़ करेगा और खुद से किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा, ठीक है? खुद से परफ़ॉर्म करेगा। नाउ कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, तो अब इसमें जो लर्नर है वो फाइनली इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो स्किल्स को यूज़ कर सकता है और किसी भी तरह के डिफ़िकल्ट टास्क को इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वो क्लियर कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। नाउ अडेप्टेशन में वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके न्यू सिचुएशंस को सॉल्व करना सीखेगा। एक तो सिचुएशन जो उसको सुपरवाइज़र ने प्रेज़ेंट की एंड देन उसको सॉल्व करना सिखाया, ठीक है? अब वो इस काबिल हो चुका है कि इन फ्यूचर उससे रिलेटेड कोई भी न्यू सिचुएशन अगर उसको फेस करनी पड़ती है, तो इतना वो एक्सपर्ट है लर्नर कि वो उस सिचुएशन को पहले जो स्टेप्स थे उनको फॉलो करते हुए ईज़िली सॉल्व कर सकता है। नाउ ओरिजिनेशन में अपनी स्किल्स को रिवाइज करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग करेगा, यानी उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स करेगा लर्नर, ओके? सो दीज़ वर ऑल 7 लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दैट इज़ कॉल्ड द नटशेल ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमारे पास ये है सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब हमारे पास ऑन द लेफ्ट साइड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ऑन द राइट साइड ये स्टेटमेंट्स का जो है वो वन वर्ड में आंसर किया हुआ है, ठीक है? सेट ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर आंसर ऑरली और रिटन, यानी जो क्वेश्चंस हमें ऑरली या रिटन आंसर करने के लिए दिए जाते हैं वो बेसिकली क्या है? तो वो टेस्ट है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। सो बिहेवियर को मेजर करने के लिए हम जो एजुकेशनल बिहेवियर है उसके लिए हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। देन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म इज known as the measurement of the student. देन टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, तो ये सब क्या हैं? टेस्टिंग एलिमेंट्स। ओके, नाउ असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे पास सम्मेटिव इवैल्यूएशन है दैट इज डन एट द एंड ऑफ द सेशन। नाउ टेस्ट क्वालिटी दैट डिस्क्रिमिनेट हाई एंड लो अचीवर्स, तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी, जो हमें हाई एंड लो अचीवर्स और रिजल्ट्स के बारे में बताती है। Then test used to check the cognition level of the student, तो इसको हम कहते हैं intelligence test. Then test taken by the institution where the learner study, it will be known as internal test. Test with enough difficulty, enough time to complete, इसको हम कहते हैं power test. Now test used for future prediction, ठीक है, इसको हम aptitude test कहते हैं. Test assess the potential ability of individual, that is also known as aptitude test. And test experimentally evaluated valid and reliable, जो experts prepare करते हैं that is known as standardized test, ठीक है? And then test prepared by the teacher for class use, इसको भी हमने already देख लिया है, non standardized test. Now collected student relevant record kept in portfolio, student का जो record है वो हम पोर्टफोलियो की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। नाउ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड फॉर टेस्ट डेवलपमेंट, इसको भी हमने देख लिया है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन शोज द टॉपिक्स टू बी कवर्ड बाय द टेस्ट टीचर, ओके? इसका जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो टीचर ही कंडक्ट करता है, उसको बनाता है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट आंसर्स आर द टाइप्स ऑफ सप्लाई टेस्ट। एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग आर द टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। प्रॉब्लम और क्वेश्चन इन एमसीक्यू इज कॉल्ड, यानी जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है एमसीक्यूज की रादर देन ऑप्शंस, तो उस स्टेटमेंट को कहा जाता है स्टेम, ठीक है? लेंथ ऑफ द चॉइसेस इन एमसीक्यूज शुड बी
सेम, यानी अगर हम एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका मैकेनिज्म ये होता है कि जो एमसीक्यूज की लेंथ होती है तकरीबन वो सेम होनी चाहिए, यानी जो स्टेम की लेंथ होती है, ठीक है। देन करेक्ट चॉइस इन एमसीक्यू इज कॉल्ड द आंसर्ड। ये एमसीक्यूज में जो करेक्ट चॉइस होती है उसको आंसर कहा जाता है। इनकरेक्ट चॉइसेस इन एमसीक्यूज आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्ट। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस होंगी जो इनकरेक्ट हैं वो डिस्ट्रैक्ट कहलाएंगी। नाउ टेस्ट टू चेक द कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। इसको हम ऐसे कहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं किसी भी टॉपिक को। क्वेश्चंस डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, यानी इसमें हम कोई इतना रिलायबल नहीं होता हमारा टेस्ट, तो अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे कहलाता है। फॉर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट डिजाइंड टू रैंक द pupil अचीवमेंट। ओके, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज इंडिकेटेड थ्रू अ सिंबल जिसको हम कहते हैं ग्रेड। Now, asking questions orally in face-to-face situation is known as interview। यानी जब हम face to face गाइड करते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट से हम क्वेश्चनिंग करते हैं face to face rather than in written form, तो वो इंटरव्यू होगा। टाइप ऑफ इंटरव्यू विद वन कैंडिडेट, उसको हम इंडिविजुअल इंटरव्यू कहेंगे। और ऐसा इंटरव्यू दैट इज कंडक्टेड बाय मैनी इंटरव्यूअर्स, जिसमें बहुत से हमारे पास इंटरव्यू लेने वाले प्रेजेंट होते हैं, और उससे हम पैनल कहते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर से लिए हैं, एंड दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू डियर कैंडिडेट्स। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का बेसिक मकसद क्या होता है? जज करना, स्टूडेंट के नॉलेज को जज करना कि स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है इस पूरे सेशन में। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। तो मार्किंग बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें एक ही जो ऑप्शन है वो आंसर्ड है, ठीक है। तो अब वो या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इज, उसको हम कहते हैं रेंज। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस होता है इसको रेंज कहा जाता है। Number 4, test measures what we intend to measure. This quality of the test is called validity, ठीक है। यानी अगर एक ऐसा टेस्ट है जो हमने बनाया है ये देखने के लिए कि हमारे पास हम किस फॉर्म में स्टूडेंट से आउटकम चाहते हैं, तो ये वैलिडिटी कहलाएगा। नंबर 5, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टेस्ट ब्लूप्रिंट, ठीक है। Number 6, cognitive domain involves the mental abilities of the students. Number 7, which one lowest level of learning? तो हमारे पास lowest level of learning है knowledge, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ gain करना किसी information को। Number 8, ability to grasp the meaning, इसको हम कहते हैं comprehension, जिसमें समझना आ जाता है, conceptually चीज़ों को समझना, ठीक है। Number 9, learned response become habitual, इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म, यानी जब हमारे पास हम कुछ चीज़ सीख जाते हैं तो हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी रूटीन बेस पे, तो दैट इज नोन एज मैकेनिज्म। नंबर 10, साइकोमोटर डोमेन इज डेवलप्ड बाय सिम्पसन। नंबर 11, एजुकेशनल डोमेन डिवाइडेड इनटू 3 ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने देखे कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। Okay, now which is not the focal point of triangular process of teaching? तो teaching method जो है is not the focal point of triangular process of teaching। उसमें teacher, उसके जो students हैं यानी उसके pupil और जो contents हैं study के, ये triangular process में involve होते हैं। teaching method एक different चीज़ है, ठीक है। Number 13, solo stands for the structure of the observed learning output। Number 14, at the highest level of hierarchy is evaluation। ये highest level पे आता है evaluation, highest और last level है हमारे पास Bloom's taxonomy का। Number 15, the classification of cognitive domain was presented by Benjamin S. Bloom। Number 16, the right sequence of subgroups of cognitive domain is, तो इसमें हमारे पास जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के जो हमारे पास 6 सब ग्रुप्स हैं उनकी, या 6 लेवल्स जो हैं उनकी करेक्ट सीक्वेंस उनका होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉलेज टू कंप्रीहेंशन टू एप्लीकेशन टू एनालिसिस टू सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। Now number 17, which domain is concerned with physical and motor skills? So we know that कि हमारे पास psychomotor domain है, ठीक है। Okay, number 18, which is placed at the highest level of learning in effective domain.
इफेक्टिव डोमेन में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग पे लोकेटेड है वो करेक्टराइजेशन है, ठीक है। नंबर 19, विच सब ग्रुप ऑफ इफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसमें रिस्पॉन्डिंग है, जब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं किसी भी टीचर को तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसकी क्वेश्चनिंग में। नंबर 20, सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस, ठीक है। नंबर 21, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया। इसको सिंथेसिस कहा जाता है जब हम डिफरेंट आइडियाज को मिलाकर एक कंप्रिहेंसिव और न्यू आइडिया डेवलप करते हैं। नंबर 22, इफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय क्रैथ होल इन 1964। तो 1964 में इफेक्टिव डोमेन को इसके सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। नंबर 23, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। Number 24, usually NRT is not used for mastery testing domain. NRT को हम achievement measure करने के लिए, ठीक है, objective type के लिए, subjective items के लिए use कर सकते हैं, but not for mastery testing domain. Number 25, a symbol indicating the performance of student is, तो हमारे पास student की performance को indicate करने के लिए grading system हम use कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 26, मेजरमेंट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना ज्यादा आंसर किया है, ठीक है। 27, द स्केल दैट इज यूज्ड फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इज नेम्ड एज लिकर्ट स्केल। नंबर 28, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विच टाइप ऑफ टेस्ट टेंड्स टू हैव द लोएस्ट रिलायबिलिटी। ऐसे टेस्ट जो है वो उससे लोएस्ट रिलायबिलिटी होती है। कंप्लीशन, स्टेटमेंट कंप्लीशन, मैचिंग और ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये एज वेल एज एमसीक्यूज, तो ये मोस्ट रिलायबल होते हैं। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट में हमें रीड आउट करना होता है कि स्टूडेंट ने आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर किया है कि नहीं प्रॉपरली, ठीक है। तो वो मोस्ट रिलायबल नहीं होता क्योंकि उसमें पूरी स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर किया जाता है। नंबर 29, एन एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स द potential ability of the learners. Okay, number 30, test designed to measure the number of items an individual can attempt correctly in a given item is referred type of test as speed. So these were all important questions that were included in these topics. तो हमने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। एजुकेशनल टेस्टिंग मेजरमेंट, इसमें हमने टेस्ट को देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को स्टडी किया ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है। देन हमने जो है वो लेसन प्लानिंग को देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा, लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है। देन हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को देखा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की डोमेन्स क्या हैं, इन सबको स्टडी किया। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। और एमके प्रिपरेशंस के बारे में मैं आपको गाइड करती चलूँ कि एमके प्रिपरेशंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें हम डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एजुकेटर्स की, हेडमास्टर्स की, एसएसटी की और लेक्चरार्स की। इन सब के लिए जो पेडागोजी का पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन के लिए अलग से सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। देयर आर सम सेशंस दैट आर कंटिन्यू राइट नाउ एंड दे आर फ्यू मोर टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ दिस मंथ। आप उन सब में एनरोल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो फर्स्ट हमारी स्लाइड के ऊपर गिवन नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।